हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की हमारे इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय गणित का अध्याय 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत आईएमपी जो है ये चैप्टर, इससे बहुत अच्छे और मतलब बहुत आईएमपी क्वेश्चन और आप कहें तो अधिकतर क्वेश्चन जो है आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और अपने जो मार्क्स टाइप के रहते हैं 2 नंबर 3 नंबर उस हिसाब से भी आते हैं। तो आपके अध्याय 5 का नाम जो है, अध्याय 5 जो है आपका अध्याय 5, इसका नाम है आपका समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणियां। अब देखिए क्या है, अध्याय 5 का नाम है समांतर श्रेणियां और अंग्रेजी में इसे एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा कुछ इसका नाम होता होगा। इतना कुछ खास तो वो नहीं है, बाकी ये रहता है। चलिए देखिए, अब आप जो है, आपको अगर ये चैप्टर जैसे आपको करना है तो आपको कुछ सिंपल सी बातें पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं इधर पर कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10 12 14 16, इस तरीके से मैंने लिख दिया। इधर पर मैंने इसे समाप्त कर दी। तो आपको देखना है कि भाई जो सबसे एपी है कि नहीं है। सबसे पहली बात तो अपन को पता लगाना है कि भाई ये जो दी है अपन को, ये जो लिख कर जो आंकड़े दिए हैं ये एपी है कि नहीं। तो उसके लिए सिंपल सा क्या करना रहता है, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 और 16 लिखा है। अब क्या करिए, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाते जाओ। जैसे भाई 4 में से 2 गए, 2 बचे। 6 में से 4 गए, 2 बचे। 8 में से 6 गए, 2 बचे। 10 में से 8 गए, 2 बचे। और 12 में से 10 गए, 2 बचे। 14 में से 12 गए, 2 बचे। 16 में से 14 गए, 2 बचे। कुल मिलाकर हमने पीछे वाले पद में से जब आगे वाला पद जो है माइनस किया तो हमें देखो 2 2 2 2 2, मतलब इनके घटाने पर जो अंतर आ रहा है वो हमें कितना मिल रहा है, तो हमें वो अंतर जो है वो 2 मिल रहा है। मतलब ये क्लियर है भाई। अगर ये अंतर बराबर आ रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ भैया ये क्या है, एक एपी है, एक समांतर श्रेणी है। अच्छा, और अगर इस अंतर में डिफरेंस आ जाता, जैसे इधर घटाने पर 2 आ रहा है, इधर कहीं घटाते तो 3 आ जाता, कहीं 4 आ जाता, तो फिर ये एपी नहीं है। तो आप सिंपल सा एक इतनी सी बात ध्यान रखना कि अगर भाई घटाने पर जो है, अगर घटाने पर जो है 1 से नंबर आ जाए तो वो एपी होती है, अन्यथा वो एपी नहीं होती। अब आगे और अपन को क्या देखना है, अभी आप समझिए। सबसे पहली बात इतना आपने समझ लिया, हाँ भैया समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12 14 16 जो भी है, इधर पर खत्म कर रहा है। तो आपको याद रखना है, ये जो पहला वाला नंबर है इसको हम बोलते हैं A1। क्या बोलते हैं? A1। और बोलेंगे इसे प्रथम पद। प्रथम पद को किस नाम से जाना जाता है? A1, क्योंकि भाई ये 2 पहला पद है। आप बोलेंगे ये 2 क्या है, तो A1 है। ऐसे ही समझिए, A1 हो गया 2। अब बताओ A2 कितना हो जाएगा, बोलोगे सर दूसरे नंबर वाला 4, A3 6, A4 कितना हो जाएगा 8, ऐसे A5 10, A6 12, A7 14, A8 16, इस तरीके से रहता है। तो इतना भी अपन समझ गए। अब क्या है, तो इसमें ये तो होता है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ये हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये होता है अब डी। तो डी को हम क्या बोलते हैं भैया, तो सार्वांतर। डी मतलब क्या होता है, सार्वांतर। सार्वांतर मतलब डी। कुल मिलाकर अगर हम पीछे वाले नंबर में से आगे वाला नंबर घटाते हैं और जो आता है उसी को बोला जाता है डी। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं भाई इसका सार्वांतर कितना है इस एपी का, 2 4 6 8 10, तो तुम बोलोगे सर 4 में से 2 घटा दो, अंतर कितना आया 2, तो 2 ही हमारा क्या है, डी है। और उसी को क्या बोलते हैं, सार्वांतर। लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट नहीं हटा सकते भाई, जैसे अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अच्छा, हटाने के लिए क्या करना है, तो जैसे मान के चलिए मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12, ये मैंने लिख दिया। अब डी आपको बताना है तो आप कैसे करोगे, आप कहोगे सर देखो ये होता है क्या, A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 और ये A6। ये अपन जानते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, इस टाइप से रहता है।
अब अगर अपन को डी निकालना है तो अपन ये भी जानते हैं भैया पीछे वाले में से आगे वाला घटा दो, लेकिन इसका भी कुछ फॉर्मूला है। क्या है? तो देखो पीछे वाला पद को हम किस नाम से जानते हैं भैया, A2 माइनस ये पहले वाले पद का नाम क्या है, A1। तो तुम बोलो भैया डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। सिंपल। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। तो D बराबर A2 अपने पास कितना है 4, A1 अपने पास कितना है 2, तो D बराबर कितना आ जाएगा 4 में से 2 गए तो 2 आ गया। तो ये होता है तरीका D का, है ना। तो आपने समझ गए होंगे भैया A1 A2 A3 क्या होता है, D क्या होता है ना। इतना है। इसके बाद क्या होता है, जो अंतिम पद होता है, जैसे इस एक मैंने इधर कुछ भी लिख दिया, मान के चलिए आप, मैंने लिख दिया 3 लिख दिया, जैसे 3 6 9 12 है ना 14। उसके बाद अपना जो है 14 में 3 जोड़ोगे नहीं, 5 15 है ये ना 15 है ना। तो इस तरीके से और इधर अपन ने खत्म कर दिया। अगर तुम देखो तो भाई ये A1 है ये A2 है, अगर भाई 6 में से 3 गए तो बचेंगे 3, तो इसे बोलेंगे D। ये सबसे आखिरी वाला नंबर जो होता है ना उसे बोला जाता है AN। क्या बोला जाता है? AN। तो कुल मिलाकर अंतिम पद को क्या कहते हैं? अंतिम का मतलब पद का मतलब होता है AN। हाँ चलिए इतनी बात भी पता चल गई है ना, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको, तो अब कुछ जो है जैसे अगर एक तरीका तो अभी से अपने दिमाग में बैठा लो कि जैसे अगर तुमसे कोई बोले कि A6 बराबर क्या होगा, तुम्हें क्या करना है A प्लस 5D, मतलब ऐसा लिखना। देखो A6 A प्लस 1 घटा दो, 6 पूछा है तो 5D कर दो। मैंने बोला A20 बराबर, तो बोलोगे A प्लस 19D, मतलब 1 घटा घटा के लिखते हैं। तो ये शॉर्टकट है ये, बाकी इसके फॉर्मूले जो भी हैं वो मैं फिर आपको बता रहा हूँ। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है तुम्हें कुछ मतलब ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, मात्र तीन फॉर्मूले जो हैं चैप्टर के अंदर लगेंगे। उन तीनों के 3 फॉर्मूले से जो है पूरे सवाल क्या हो जाते हैं, अपने हल हो जाते हैं। तो देखो मैं वो 3 फॉर्मूले तुम्हें लिखवा दे रहा हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहला आपका फॉर्मूला होता है AN का। AN का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस N माइनस 1D। अच्छा N क्या होता है भैया, पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या को N बोलते हैं। जैसे मान के चलो इधर पर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इनमें अब देखो समझो 8 हो गया। ऐसा अपन ने एक नंबर लिखा तो हमने समझ लिया कि भैया ये होता है A1। सर 2 में से 1 घटाओगे तो बचेगा A, बचेगा 1, तो इसे बोलते हैं D। घटाने के बाद जो आता है वो D। सबसे आखिरी वाले का आपने बता दिया कि सबसे आखिरी वाला होता है AN 8 है। अच्छा पदों की संख्या N होती है, जैसे इनको गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, भैया कुल पद कितने 8, तो N बराबर भी कितना हो जाएगा 8। गिनने में अगर 5 होते तो N बराबर कितना हो जाता 5। तो ये होता है पदों की संख्या को बोला जाता है N। अब देखो तो ये होता है AN का फॉर्मूला, AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। D होता है हमारा जो घटाते हैं पीछे वाले में से आगे वाला वो, N होता है ये नंबर गिन लो जितने भी हैं उस लाइन में वो, AN होता है आखिरी वाला नंबर है ना, और A होता है पहले वाला नंबर। इतनी चीजें, तो ये होता है AN का फॉर्मूला। उसके बाद आपको जो है इस चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला मैं तुम्हें बता ही चुका। जैसे अगर कोई तुमसे A6 पूछे तो तुम्हें क्या करना है A प्लस 5D कर देना। A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 1 घटा दो, 3 पूछा 2D कर दो, ये किए। अच्छा एक आपको करना है SN वाला फॉर्मूला याद। SN मतलब होता है पदों का योग। क्या होता है भैया? पदों का योग। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन सबको जोड़ के बताओ, है ना, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे उधर पर SN वाला। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1D, ये होता है SN का फॉर्मूला। सब कुछ वही है, N मतलब पदों की संख्या, A मतलब प्रथम पद, N पदों की संख्या और D का मतलब सारवंतर। एक और फॉर्मूला होता है SN का आपका, वो होता है N/2 A प्लस L। तो ये जो है आपको 3 फॉर्मूले की जरूरत जो है इधर पर, पूरे चैप्टर आप कर लेंगे। बस ये छोटे छोटे 3 फॉर्मूले आपको क्या होना चाहिए याद। जैसे AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1D, SN बराबर होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1D,
और एस एन का दूसरा फॉर्मूला जो है कहीं कहीं पर लगता है, तो n/2 a + l, ये होते हैं इसके फॉर्मूले। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अपन को आना चाहिए। अब अपन करेंगे 5.1, तो अपन जो है इसकी जो 3 एक्सरसाइज है वो पूरी अपन जो है सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है आपकी आ रही है 5.1, और 5.1 के जो भी क्वेश्चन है मैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो आप समझ लेना, मैं इधर पर बस पढ़ते जा रहा हूँ। तो 5.1 जो है उसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समृद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। आपको मतलब क्वेश्चन ने हिंट दी है और आपको बताना है क्या ये एपी है और क्या ये एपी नहीं है। तो देखो मैंने जब आपको शुरू में वीडियो बताई थी, उस वीडियो में मैंने अभी आगे की क्लिप में आपको बता चुका हूँ कि अगर भैया वो सार्वंतर घटाने वाला अगर बराबर आ जाए तो एपी होती है, नहीं तो एपी नहीं होती। तो इधर पर अपन देखेंगे भाई पहली वाली कंडीशन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। जैसे वो कह रहा है भाई ये गाड़ी है, जैसे एक टैक्सी वाला है। अब आप टैक्सी वाले से बोलेंगे भैया हमें 1 किलोमीटर छोड़ दोगे क्या, तो भाई उसका एक फिक्स है कि भाई वो आपसे कितने रुपए लेगा, 1 किलोमीटर के 15 रुपए चार्ज कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है, और अगर भाई फिर और आप आगे जा रहे हो तो आपसे कितने रुपए लेगा, 8 रुपए। जैसे आप 1 किलोमीटर गए आपसे 15 रुपए लेगा, उसके बाद आपने 1 किलोमीटर और चले गए, एक तो आप गए थे एक और चले गए, तो आपसे अब 8 रुपए जोड़ देगा 15 में। फिर आप 1 किलोमीटर और चले गए, 3 किलोमीटर चले गए तो फिर 8 जोड़ देगा। इस तरीके से मतलब आप जितने किलोमीटर आगे जाते जाओगे वो उतने रुपए जोड़ते जाएगा। तो आपको बताना है क्या ये एपी है, तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले बताओ, सबसे पहले लिखोगे तुम प्रथम किलोमीटर का किराया A1 बराबर कितना है, 15। भाई हमें पता चल गया कि भाई पहले किलोमीटर का किराया कितना है, तो 15 रुपए है। भाई पहले जैसे ही बैठोगे 1 किलोमीटर जाओगे तो 15 लग जाएंगे। फिर लिखेंगे हम द्वितीय किलोमीटर का किराया A2 बराबर, तो देखो दूसरे में कह रहा है 8 जुड़ जाएंगे, मतलब 15 लग गए पहले किलोमीटर के, 8 रुपए और ले लिए उसने। अब बताओ कितने हुए, तो 15 और 8 कितने हुए, 23 रुपए, है ना, 15 23। उसके बाद फिर तृतीय किलोमीटर का किराया मतलब A3 कितना हो जाएगा, तो भाई 23 लग गए, अब 8 फिर ले लेगा, तो 23 और 7 हो गए 30 और 1 31, तो ये आपके लग गए 31। इस तरीके से मतलब बढ़ाया जाएगा। तो चतुर्थ का और निकाल दो, चतुर्थ किलोमीटर का किराया A4 बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो 31 में 8 जोड़ दो, तो ये हो जाएंगे कितने अपने, 8 जोड़ रहे हो तो 39। ठीक है, इस तरीके से लगा। अब देखो अपन को करना क्या है, आपको 2D निकालने हैं। कितने, 2D। अगर आप जैसे 2D निकाल रहे हो और उसमें से अगर मान के चलिए आपका दोनों D जो है वो बराबर आ जाए, तो ये AP होगी, नहीं तो ये AP नहीं होगी। जैसे यदि अब आपको इतना सब पता है, अब आपको दो जो है D निकालने हैं सार्वंतर। अगर आपके 2D बराबर हैं तो ये AP है, नहीं तो ये AP नहीं है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास AP क्या आ गई, तो AP हमारे पास आ गई कितनी, सबसे पहले 15 के बाद हो गए अपने पास 23 के बाद हो गए 31 और 31 के बाद हो गए कितने अपने पास 39, ये आ गई। ठीक है, और भी आगे जाती जाएगी, वो क्या खत्म हो रही है, 8 जुड़ते चल जाएंगे। तो इधर ये अपने पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। D निकालना है मुझे, तो D1 बराबर कुछ नहीं करना, A2 में से A1 घटा दो, A2 माइनस A1, और D2 निकालूंगा तो क्या कर देना, 2 निकाल रहे हैं तो 3 से घटाना, A3 माइनस A2, चलिए घटाना। A2 कितना है अपने पास, तो देखो 23, A1 कितना है अपने पास 15, 23 में से 15 जाएंगे बचेंगे कितने 8, A3 कितना है अपने पास 31, और आपके पास
A2 कितना है आपके पास, तो 23, घटाओगे तो कितने आएंगे 8। अब बताओ D1 और D2 दोनों बराबर आ गए, तो आप लिखोगे यहाँ D1 बराबर D2 है ना, है, अतः यह AP है। आया आपको समझ में कैसे करना है। तो इस तरीके से कंडीशन से अपन को जो है सॉल्व करना है, और अगर दो डी बराबर है, जहाँ डी जो है वो बराबर आ गए तो AP है, और बराबर नहीं आए तो AP नहीं है। अब आपका जो दूसरा है उसमें क्या है, तो दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको दिया है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब जैसे कोई बेलन, बेलन मतलब अपन जानते हैं सर, सिलेंडर जैसी कोई भी चीज हो, जे इस तरीके की बेलन, टंकी हो, कुछ भी हो, है ना। अब कह रहा है कि एक इस तरीके की टंकी है, बेलन है, और उसमें अगर अपन एक बार ऐसा कुछ दबाव डालें या इसको मस्कें, तो क्या होता है, इसमें जितनी भी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, 1/4 भाग कहाँ निकल जाता है, इसका बाहर निकल जाता है। आपसे पूछ रहा है कि बेलन में उपस्थित, मतलब आपको बताना है AP है कि नहीं। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ऐसा लिखना है, सबसे पहले लिखना माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा E1 बराबर 1, मतलब इसमें जो भी हवा है, अपन ने तो नहीं पता कितनी हवा है, तो अपन क्या कर रहे हैं, कुल हवा कितनी मान रहे हैं 1, तो E1 शुरुआत का कितना हो गया 1। अब वो क्या कह रहा है, जैसे ही एक बार हम पंप मारेंगे उसमें या उसे पिचकेंगे, कुछ भी करेंगे, तो 1/4 भाग जो है वो क्या हो जाएगा, कम। तो हम क्या करेंगे, है ना, तो इसमें दिया क्या था उसने, वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, तो लिखेंगे ऐसा कुछ लिख देना, हवा यंत्र द्वारा हवा निकालने पर, तो क्या होगा, देखो उसमें हवा कितनी थी 1, और उसमें से 1/4 क्या हो गया भैया, कम हो गया। मतलब हमने एक बार जैसे ही हवा मारी तो कुल हवा में से 1/4 हवा जो है वो बाहर चली गई, तो अपन घटा देंगे। अब क्या करोगे, LCM लोगे तो LCM आएगा 4, ठीक है। अब 3 गुणा कर दो, 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो 4 में से 1 गए तो बचे 3/4। ये आ गया तुम्हारे पास क्या, A2 आ गया। अब आप एक बार फिर हवा निकाल दो, तो अब क्या लिखेंगे, यंत्र द्वारा पुनः हवा निकालने पर, मतलब ये क्या है आपके पास, इस बार A3 आ जाएगा। तो देखो 3/4 था हवा, तो कई बच्चे क्या करते हैं, वो कहेंगे यार सर तुम तो बोल रहे हो कि 3/4 है और उसमें से 1/4 हवा कम हो जाती है, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट इधर से 1/4 घटा देंगे। ये तरीका गलत है, क्योंकि देखो अभी आपको 3/4 का 1/4 भाग निकालना पड़ेगा, और फिर उसे 3/4 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे क्या देखो 3/4 है, तो सबसे पहले क्या किया करो, 3/4 का 1/4 में गुणा करो, कर दिया, तो 3 एकम 3, क्लियर। और इधर देखो 4 चुके 16, मतलब 3/4 का 1/4 भाग कितना होता है, तो कहोगे 3/16 होता है। अब क्या करोगे, तो भैया 3/16 को इसमें से माइनस कर दो, तो 3/16 आया समझ में, करे माइनस। चलिए भैया, तो 16 और 4 का LCM कितना आएगा, तो अपन लेके देख लेंगे 16 और 4 का, तो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, LCM कितना आएगा 16। अभी आपको बताया मैंने, 3 गुणा कर दो, इसका इसमें, इसका इसमें, 16 तिया 48, 4 तिया 12, 48 में से 12 गए तो कितने बचे, देखो 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया तो बचे 3, और बटे में आ गए 16। काट दो, कट रहे हैं, कौन के पहाड़ इस कट रहे हैं, तो 8 काट 16, 8 तिया 24, 8 चुके 32, 8 से 4 किस कट रहे हैं, 4 चुके 16, 4 9 36, तो कितना आ गया 9/4। तो इतना अपन ने कर दिया। अब क्या अपन को 2 D निकालने हैं, अगर भाई D बराबर आ गए तो AP है, नहीं तो AP नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ D1
बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, और D2 बराबर क्या होगा, तो 2 आ जाए तो इधर 3 लिखा, देखो जिधर 1 है तो इधर 2 आया, इधर 2 है तो इधर 3 कर देना, तो D2 है तो A3 बन जाएगा, और A3 के बाद आता है A2। ऐसे आप फॉर्मूला बना सकते हो। तो देखो A2 अपने पास कितना है बताओ, अभी निकाला अपन ने, तो ये A2 था और ये अपन ने निकाला है A3, है ना। तो A2 अपने पास है 3/4, तो अपन ने लिख दिया 3/4 माइनस A1 कितना है अपने पास, तो 1 है तो 1। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो अपन 1 मान सकते हैं, एलसीएम कितना आएगा, तो 4 ही आएगा। अब वही तिर्यक गुणा इसका इसमें, 1 तिया 3, 1 तिया 3 हो गया, और 1 का 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये वो आ जाएगा 4। अब 4 में से आपका गया, सॉरी 4 में से 3 गए तो 1/4 आ गया, ठीक है। 4 में से 3 गए तो 1, माइनस का माइनस, 4 का 4। अब इधर पर भी वही का वही तरीका। A3 कितना है, तो 9/4 है, माइनस A2 कितना है, 3/4 है। अच्छा एलसीएम तो सेम रहेगा, 4 का 4 ही आएगा, क्योंकि दोनों साइड, दोनों नीचे 4 ही 4 है तो 4, और ऊपर वाले भी जैसे कि देखो जब नीचे वाले जो नंबर है वो 1 से है तो अपन क्या करते हैं, नीचे वाले को 2 एक बार लिख देते हैं, और ऊपर वाले जैसे के तैसे, जैसे 9 का 9, माइनस का माइनस, और 3 का 3। अब क्या करोगे, तो 9 में से 3 गए तो बचे कितने, 6/4 काट दो, 3 दूनी 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 3/2। अब तुम ही बताओ क्या ये D बराबर आए, देखो D1 आ गया माइनस का 1/4, और D2 आ गया 3/2, दोनों बराबर नहीं है, तो बस लिख देना, क्या लिख दोगे, तो इस तरीके से लिख देना, यहाँ D1 बराबर नहीं है D2, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। ये इस तरीके से ये हो गए दूसरा। आपकी तीसरी कंडीशन है, तो तीसरी कंडीशन में आपसे क्या बोल रहा है वो, कि भाई प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई के 150। जैसा अगर आप एक कुआं खोद रहे हैं तो प्रथम मीटर, जैसा आप किसी, वो कह रहा है किसी से अपन कुआं खुदवा रहे हैं, तो मतलब पहले मीटर पे जो खोदेंगे कुएं को, उसके पैसे कितने लग रहे हैं, पहले किलोमीटर के 150 रुपए, है ना। और उसके बाद जो है अगर एक और अपन ने नीचे 1 किलोमीटर और बढ़ा दिया तो भाई इसमें 50 जुड़ जाएंगे, फिर एक में 50, फिर एक में 50, इस तरीके से जो है जुड़ते चले जाएंगे। तो वही बताना है आपको AP है कि नहीं। तो देखो ये तो साफ साफ समझ में आ रही है AP है। A1 हो जाएगा 50, A2 में क्या हो जाएगा 150 में 50 और जोड़ देना, तो वो 200, 250, 300 घटाओगे तो दोनों D बराबर आ जाएंगे। तो ये तुम खुद कर सकते हो। आगे देखो उसके बाद क्या लिखा है। अब चौथा जो है वो देख लीजिए आप, और कहो तो इसको भी बता दे रहा हूं मैं, तो देख ही लो आप। तो क्या लिखोगे तीसरे में, प्रथम किलोमीटर की खुदाई में आई लागत A1 बराबर 150 रुपए। अच्छा A2 बराबर क्या हो जाएगा, अब 50-50 बढ़ते जा रहे हैं, मतलब 150 में 50 जोड़ दो तो होगा 200 रुपए। फिर A3 बराबर 200 में 50 जोड़ दो तो होगा 250 रुपए। A4 बराबर 250 में 50 जोड़ दो, इतने पैसे निकालने की जरूरत नहीं है, तो 300 रुपए। अब क्या करोगे, D निकाल के देख लो, तो D1 बराबर A2 माइनस A1, और D2 बराबर A3 माइनस A2। A2 कितना है अपने पास, तो ये देखो 200, A1 कितना है अपने पास 150, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 200 में से 150 गए तो 50 रुपए। ये D1 आ गया। अच्छा D2 में A3 कितना है अपने पास, देखो 250, A2 कितना है अपने पास 200, 250 में से 200 गए तो बचेंगे 50, ये आ गया D2। अब बताओ D1 भी 50, D2 भी 50 लिख देना पहले सवाल जैसे। यहाँ D1 बराबर D2, अतः यह AP है, तो इस तरीके से जो है आप इस सवाल को करेंगे। तो चौथे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, क्या है। तो इसमें आपसे बोल रहा है कि भाई जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 8%।
मतलब 10,000 रुपए हैं और अपन ने किसी को मान के चलिए आप ब्याज पर दिए हैं, खाते में है वैसे तो वो जमा इस क्वेश्चन में, लेकिन जैसे 10,000 तुमने जमा किए, अब उस पर साल भर में तुम्हें कितने का ब्याज मिलेगा, 8% का ब्याज मिलेगा। तो देखो एक होता है नॉर्मल ब्याज और एक होता है जो ऐसा ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो बढ़ता जाता है। जैसे मान के चलिए क्या होता है, जैसे एक ब्याज तो ऐसा होता है जो नॉर्मल है, वो कैसा है तो मैं आपको बताऊं, ऐसा देखो जैसे आपने किसी को, जैसे इसी में करके बताऊं, 10,000 रुपये अपन ने किसी को 2% के हिसाब से ब्याज दे दिए, ठीक है। अब क्या होगा, एक महीने का जो उसका किराया आएगा वो आएगा 200 रुपये, ठीक। तो 10,000 रुपये आपने किसी को जो है दिए हैं, तो एक महीने में जो है वो आदमी आपको कितने रुपए देगा, 200। अब आपने फिक्स कर दिया भैया हर महीने आना और तू मुझे कितने देकर जाना, 200। 10,000 अपने पैसे रहेंगे और तू हर महीने आएगा और मुझे 200 रुपए देगा। लेकिन इधर पर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में उल्टा होता है। जैसे किसी व्यक्ति को आपने 10 दिए, अगले महीने आपने 200 और जोड़ दिए, अब आपके पैसे कितने हो गए, 10,200। अब आप 10,200 पर 200 पर 2 का पर ब्याज लेंगे तो जी कितने हो जाएंगे, तो देखो 2 दूनी 4 0 2। अब अगली बार से आप उससे कितना ब्याज लोगे, 204। अब फिर 10,200 में 204 जोड़ दोगे, फिर उस पर अगली बार ब्याज, ऐसा मतलब ये वाला ब्याज जो है वो बढ़ता जाता है। अब देखो इस सवाल में जो है वो समझो आप। तो सबसे पहले अपन को दिया है मिश्र धन, शुरुआत में कितना पैसा था तो 10,000, तो अपन ने E1 बराबर 10,000 लिख दिया। अब द्वितीय वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, तो समझना जरा। आपके पास 10,000 रुपए थे, साल भर में 8% ब्याज मिलता है तो 8/100, 2 जीरो से तुमने 2 जीरो काट दिए, 8 का गुणा 100 में करोगे तो हो जाएगा 800। अब इस बार बताओ ब्याज कितना आया, तो 800 रुपए जो है ब्याज आ गया। तो अब देखो मिश्र धन A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो भैया A2 बराबर ये हो जाएगा कि 10,000 रुपए तो थे ही थे, 800 रुपए अपन को मिल गया ब्याज, तो अपने पैसे कितने हो गए, तो 10,800 रुपए हो गए, ठीक। ये A2। अब A3 निकालना है अपन को, क्या लिख दोगे, तृतीय वर्ष का मिश्र धन क्या है, तो तृतीय वर्ष में ये हो जाएगा कि 10,800 का फिर 8% ब्याज मिल जाएगा, 2 जीरो काट दी, 8 हटेंगे 64 की 4 हासिल आई 6, 8 9 0 6 का 6, 8 एकम 8, तो 864 रुपए ब्याज मिल गया। अब इसको जोड़ दो तो 10,800 और 864, 4 का 4, 6 का 6, 8 और 8 16 6, हासिल आइए 11,664 रुपए आ गया आपका A3 तीसरे साल का आ गया। अब क्या निकालना है, तो D निकालना है। तो अगर D बराबर आ गए तो AP है, नहीं तो AP नहीं है। तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1 और D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। चलिए A2 कितना है, तो A2 है 10,800, A1 कितना है तो 10,000, 10,800 में से 10,000 गए तो बचे कितने 800। फिर इधर A3 कितना है 11,664, A2 कितना है तो 10,800, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 864। क्या बताओ दोनों बराबर है, नहीं है तो लिख देना यहाँ D1 बराबर नहीं है D2, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। तो इस तरीके से जो है ये चारों के चारों सवाल क्या हुआ है अपने सॉल्व